तथागत बुद्ध और समाज के सभी हमारे ऋषि मुनि संत, उन सबके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आदरणीय अटवाल साहब, मंच में बैठे हुए सभी डिग्निटरीज और सामने बैठे हुए क्रांतिकारी भीम सिपाही, सभी को क्रांतिकारी जय हिंद। आज मैं सुबह से, बल्कि कल से थोड़ा सा परेशान था और थोड़ा खुश भी था। खुश इसलिए था कि मेरे दिमाग में सवाल मुझे परेशान कर रहा था और वो परेशानी का जवाब देने की कोशिश योगी जी ने की कल, जो अलवर में। मैं ये सोच रहा था कि भाई हनुमान जी ने पूरे जिंदगी भर की गुलामी क्यों स्वीकार की? कोई वजह होती है, कोई आदमी अपना पूरा जीवन किसी के प्रति दास बन के, गुलाम बन के लगा दे, तो कोई वजह होनी चाहिए ना। या तो उनके पूरे परिवार या उनकी पूरी बिरादरी उनके लिए बहुत बड़ा कोई काम कर दिया हो, तो फिर आदमी कहता भी आपने मेरे पूरे बिरादरी के लिए इतना काम कर दिया, इसलिए मैं अपना पूरा जीवन आपको समर्पित कर रहा हूं। लेकिन यहां समर्पण की वजह समझ नहीं आई। और अभी 3 दिन पहले अलवर में योगी जी ने कहा कि वो दलित थे, आदिवासी थे और जो राम भक्त है वो बीजेपी को वोट करें। सॉरी, गलती, आप बुरा मत मानिएगा, कोई भी अलग अलग पार्टी के लोग हैं, लेकिन हो सकता है एक पर्टिकुलर पार्टी के ज्यादा हो। मैं, मेरा मकसद किसी को हद तक नहीं, मैं सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूं कि भाई वो उन्होंने कहा कि जो राम भक्त हैं वो उनको वोट दें, और चूंकि वो राम भक्त है तो उनकी पूरी कम्युनिटी राम भक्त है, उनको वोट दें। भाई कम से कम वोट तो हमें ईमानदारी से कर लेने दीजिए। जो भी सरकार हमारे समाज के विकास की योजनाएं बनाएगी, जो भी नेता हमारे समाज के लिए दुख दर्द में खड़े होंगे, हमारे समाज के लोग उनको वोट देंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि ये आम आदमी पार्टी का है या बीजेपी कांग्रेस का है। उनको ये देखना चाहिए कि हमारे हित में क्या है। जिस दिन 24 सितंबर 1932 को पुणे पैक्ट हुआ, उसके बाद बाबा साहब बड़े दुखी थे और उन्होंने कहा कि आज मेरा मन बहुत ज्यादा दुखी है, जी कर रहा है कि मैं बिजली के खंभे को पकड़ के अपनी जान दे दूं। यह बात उन्होंने क्यों कही? ये जो डबल वोट जो सेपरेट इलेक्टोरल मांगा था, क्यों मांगा था? ये बात आज हमें समझ आ रही है। लोग रिजर्व सीट से चुन के तो जाते हैं, कायदे में तो दे आर रिप्रेजेंटिंग टू द सोसाइटी इन द असेंबलीज एज वेल एज इन द पार्लियामेंट, बट आर दे इंडीड? क्या वास्तव में वो उस समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या वो समाज को धोखा नहीं दे रहे हैं? क्या समाज के दुख दर्द को उतनी मजबूती से वो संसद के अंदर और विधानसभाओं के अंदर उठा रहे हैं? जो लोग समाज के दुख दर्द को, समाज के मुद्दों को विधानसभाओं में और संसद में ईमानदारी से नहीं उठाते, वो दगा कर रहे हैं, वो धोखा दे रहे हैं। पहले हमारी कमर तोड़ दी। 4000 साल की गुलामी के बाद बड़ी मुश्किल से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें आजाद कराया। संविधान के माध्यम से तमाम तरह के अधिकार दिए। धीरे धीरे उनके दिए आरक्षण की वजह से और उनके दिए पढ़ने लिखने की जो आजादी हमें मिली, उसकी वजह से हम लोग धीरे धीरे थोड़े से तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ने शुरू ही हुए थे। अभी बहुत ज्यादा लंबी दूरी तय भी नहीं हुई थी कि तभी जो चालाक लोग हैं, जिन लोगों ने देश में जातियों का निर्माण किया, उन लोगों ने बड़े सोची समझी साजिश के तहत
क्योंकि भारत के संविधान के होते हुए वो लोग रिजर्वेशन आसानी से खत्म नहीं कर सकते। वो लोग स्कूलों में दोबारा से हमारे प्रवेश पर बंदिश नहीं लगा सकते थे। और हमारी जो थोड़ी बहुत तरक्की हुई वो केवल स्कूलों में पढ़ने से जो ज्ञान मिला और रिजर्वेशन से जो नौकरियां मिली, उससे थोड़ी बहुत तरक्की हमारे जीवन में आ पाई। लेकिन उन्होंने अब से लगभग 40-45 साल पहले पब्लिक स्कूल खोलना शुरू किया और एक के बाद एक पब्लिक स्कूल खोलते चले गए और सरकारी स्कूलों को कमजोर करते चले गए। हालात ये हो गए कि सरकारी स्कूल में टीचर्स का अभाव, क्लास के अंदर टीचर नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट साफ नहीं है। और वो बच्चे क्या करेंगे, क्या बनेंगे? इस वजह से हमारा सरकारी स्कूलों का स्तर गिरता चला गया और पब्लिक स्कूलों की बाढ़ आ गई। तो पब्लिक स्कूल में फीस देखिए, फी का स्ट्रक्चर देखिए। अगर आज के डेट में दिल्ली के अंदर हम सरकारी वो पब्लिक स्कूल जो मिडिल दर्जे के हैं, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं है। अगर मिडिल दर्जे के पब्लिक स्कूलों की बात करें तो एक बच्चे की फी महीने की फीस, किताबें, वर्दी, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ अगर जोड़ ले तो एक बच्चे पे 8 से 10 हजार रुपया मिडिल दर्जे के पब्लिक स्कूल में पढ़ाई, केवल पढ़ाई पे खर्च होगा। हर परिवार में कम से कम 2 बच्चे मान लें तो 15 से 20 हजार रुपया तो केवल 2 बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए। हारी बीमारी और घर का खाना, खर्चा, बिजली, ये सब अलग। हमारे तो 99% लोग ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम 20,000 रुपये नहीं है। तो इन 99% लोगों के भविष्य का क्या होगा? टाइम बता दे, 5 मिनट तो मैं छोटा उसी में कर दूंगा अपनी बात को। टाइम बता दे, अगर उतना ही छोटा कर दूंगा ना। तो एक तरफ तो इन्होंने पब्लिक स्कूल खोल के हमारे आगे बढ़ने के रास्ते को बंद कर दिया और दूसरी तरफ ये यहां भी संतुष्ट नहीं हुए। दूसरी तरफ 1990 के आसपास इन्होंने ठेकेदारी प्रथा शुरू की, आउटसोर्सिंग शुरू किया और जो हमारे लोग सरकारी नौकरी में आ जाते थे उस रास्ते को भी उन्होंने बंद कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उस वक्त लोकसभा और राज्यसभा में हमारे सदस्य नहीं थे जब ऐसा हुआ? क्या कर रहे थे? क्या उन्होंने इस मुद्दे को उठाया? उसके बाद भी नहीं रुके। उसके आगे की सुनिए आप। उसके बाद एक तरफ तो पिछले से पिछले पे कमीशन में 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को बिल्कुल बैन ही कर दिया कि 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट सरकारें नहीं रखेंगी, अब आउटसोर्स से लेंगी। एमटीएस बोलते हैं, मल्टी टास्क सर्विस। और जो आउटसोर्स कर दिया, हमारी रिजर्वेशन है नहीं और हमारे मेजोरिटी में लोग आते थे 4th क्लास में, तो इन्होंने हमारा तो 4th क्लास का भी रास्ता बंद कर दिया और इसके बाद भी नहीं रुके। सरकारी स्कूलों में करीब 10 साल पहले एक पॉलिसी ऐसी लागू की जिसकी डिमांड पेरेंट्स ने नहीं की, उसकी डिमांड टीचर्स ने भी नहीं की, बोर्ड तोड़ दो, उसकी डिमांड बच्चों ने भी नहीं की। नो डिटेंशन पॉलिसी। किसी को भी फेल मत करो, 1ली से 8वीं तक सबको ऐसे ही पास कर दो और जब 1ली से 8वीं तक ऐसे ही पास हो गया और 9वीं में करके जो फेल हो जाए उसे निकाल दो स्कूल से। जब उस बेचारे ने सीखा ही नहीं कुछ,
बाकी सब्जेक्ट तो छोड़िए, अगर उसे कहें कि भाई बीमारी की छुट्टी की एप्लीकेशन हिंदी में लिख दे, और वो हिंदी में भी बीमारी की छुट्टी की एप्लीकेशन नहीं लिख पा रहा, 9वीं में चला गया और 9वीं में उसे एग्जाम पास करना नहीं, तो उसको जवाब आप ईमानदारी से बताइए, क्या वो एग्जाम पास कर पाएगा? तो क्या इन्होंने सरकारी स्कूलों को मजदूर पैदा करने वाली फैक्ट्री में तब्दील नहीं कर दिया? उस वक्त हमारे एमपी एमएलए कहां थे? ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं कहता हूं सारे चिंताएं हम बाद में कर लेंगे, हमारा तो विकास का सिर्फ 2 ही रास्ता था। भाई पहले 4000 साल पहले जब हमें गुलाम बनाया, हमारा सारी प्रॉपर्टी सब कुछ छीन लिया और धर्मशास्त्रों में लिख दिया तुम अछूत हो, शूद्र हो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारा केवल कर्तव्य है ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना। सेवा करने का मतलब पूरी जिंदगी सेवा ही सेवा। पढ़ने में भी बंदिश, अगर पढ़ोगे लिखोगे, मतलब तुमने अगर कोई शास्त्र का या कोई श्लोक भी सुन लिया तो कान में खोलता हुआ शीशा उठलवा दिया और जुबान से उच्चारण कर दिया किसी श्लोक का तो उसकी जीभ कटवा दी, इतना भय पैदा कर दिया। और स्कूल जो भी गुरुकुल होते थे उन पर बंदिश लगा दी कि अछूत की एंट्री बंद। किसी ने अगर अपने आप कोई कला सीख भी ली, उसका अंगूठा कटवा दिया। ये हमें काबिल नहीं बनने देंगे, पर हम तो बोन काबिल है, हम तो पैदाइशी काबिल है। आप क्या करोगे हमारी काबिलियत को? आज बात कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने की, हम तो बोन स्किल्ड है। भाई उत्पादन का काम कौन करता है? खेत में खेती जो फसल उगाने का काम कौन मजदूर करता है? मजदूर कौन है? बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का काम कौन करता है? सड़कें फ्लाईओवर पुल बनाने का काम कौन करता है? हम तो पैदाइशी। जानवर मर गया, उसको उठाया, उसकी खाल निकाली, उसकी जैकेट बना दी, उसके जूते बना दिए, उसके बैग बना दिए, उसके बैग बना दिए। हम तो पैदाइशी काबिल है। आपने तो जब देखा कि अब चमड़े में पैसा आने लगा तो उसको भी छीन लिया, क्योंकि ठेका छूटता है हर जिले में करोड़ों रुपए का। जब लगा करोड़ों रुपए कमाने का टाइम है, आपको जानकर ताज्जुब होगा, मीट का व्यापार मैक्सिमम जैन लोग कर रहे हैं। बिल्कुल राइट साइड अहिंसात्मक। कितना धोखा है हमारे देश में। मैं अपने सब्जेक्ट से थोड़ा और आगे निकल गया, वापस आता हूं। तो जो भाई आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है, आपको संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि धर्म में शास्त्रों में बंदिश है। तो इस वजह से हमारे लोग लगातार 4000 साल गुलाम रहे। और बाबा साहब ने जब मौका दिया, संविधान के माध्यम से सबको समान कर दिया, और उस मौके का लाभ उठा के हमारे लोगों ने मेहनत की, अपनी काबिलियत साबित की। इस पर वापस आता हूं एक बात बोल के। मैं जो कह रहा था कि काबिलियत तो कूद के भरी है। देखो बाबा साहब को मौका मिला, उन्होंने भारत का दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान लिख डाला। योगेंद्र प्रसाद मंगलनाथ मंडल को मौका मिला तो पाकिस्तान का संविधान लिख डाला। दो मिनट मिले तो 2 से ज्यादा नहीं लूंगा। मैं डिसिप्लिन तोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अगर हमें डिसिप्लिन, हम तो बाबा साहब के सिपाही हैं, तोड़ेंगे तो हमारा अपना प्रोग्राम है। मैं बिल्कुल भी बाधा नहीं बनूंगा, 2 मिनट करूंगा। बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन मुझे 2 मिनट दें, लेकिन आप बात पूछ लेना, मैं जाने वाला नहीं हूँ। आपने समाज को क्या दिया ये बताओ 4 साल में? आप बाहर आ जाओ,
और सारी योजना बता देता हूँ जो लागू की है। लेकिन मुझे 2 मिनट में से भी आधा मिनट आपने ले ली, 1.5 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ। लास्ट टू लास्ट ईयर 2 साल पहले हमारी एक बेटी ने, टीना डाबी ने, फर्स्ट अटेम्प्ट में 22 साल की उम्र फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस टॉप कर दिया। हमारे एक लड़के ने पिछले साल जेईई मेन के अंदर 360 में से 360 नंबर लाके और पूरे देश का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। आज तक हमारी काबिलियत पे कभी प्रशिक्षण मत लगाना, काबिलियत हमारे अंदर कूद कूद के होगी। आज जरूरत है जो बाबा साहब ने जो सोच के सेपरेट इलेक्टोरल जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांगे थे, आज समझ आ रहा है हमें। अगर हमारे लोगों को चुनने का अधिकार केवल हमारे लोगों को मिला होता तो कोई भी आदमी जो चुन के जाता वो धोखाधड़ी नहीं करता, अपने समाज के साथ गद्दारी नहीं करता, उनके मुद्दों को मजबूती से उठाता, क्योंकि उसे डर रहता अगर काम नहीं करूंगा अगली बार मेरे समाज के लोग मुझे चुन के नहीं भेजेंगे। आज समझ आ रहा है। तो चूंकि मेरे 2 मिनट हो गए, फिर मौका मिलेगा तो बात करेंगे। बाकी रही योजना, आप प्लीज मेरे साथ बाहर चलिए, बाहर में जाएंगे, मैं सारी योजनाएं बताऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।